अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों की मौजूदगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने दहशतगर्दों की पनाहगाहों की मौजूदगी का दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर किसी के पास इस बारे में काबिल अमल इंटेलिजेंस मालूमात हैं तो वो पाकिस्तान को दे, जिस पर उनके बकौल पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत में जंगजुओं की जानिब से फायर किए जाने वाले 2 रॉकेट सदारती महल के नज़दीक गिरे हैं, ताहम वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अफगान हुक्काम का कहना है कि दोनों रॉकेटों का हदफ सदारती महल था और वो उस वक्त फायर किए गए जब सदर अशरफ गनी ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीविजन पर कौम से बराह रास्त खिताब कर रहे थे। चीन ने ईरान से खाम ऑयल खरीदने का फैसला एक ऐसे वक्त पर किया है जब फ्रांस की एक बड़ी ऑयल कंपनी टोटल समेत अक्सर यूरोपीय कंपनियों ने वाशिंगटन की जानिब से रद्द अमल के खौफ से ईरान से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। 19 अगस्त को इंसानी हमदर्दी का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया गया। हर साल ये दिन इंसानी हमदर्दी के उन कारकुनों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है जो कुर्रे अर्ज़ पर इंतहाई सख्त बहरानों में घिरे हुए हज़ारों इंतहाई मायूस लोगों की मदद के दौरान हलाक हुए हैं। अमरीका में जूं नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, रिपब्लिकन्स सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवामी मकबूलियत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं जो 42% की औसत पर कायम है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म मैल्कम टर्नबुल अपनी कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के लिए एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और अमरीका ने मुल्क में मुकीम नाज़ियों से साज़बाज़ करने वाले आखिरी शख्स को मुल्क बदर करके जर्मनी भेजने का फैसला किया है, जिसके लिए बरसों से कानूनी, सिफारती और सियासी दबाव था। और पाकिस्तान से खबर है कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में हुआ है। इजलास में फैसला किया गया है कि सदारती उम्मीदवार की मुत्तफ़िक़ा नामजदगी पाकिस्तान एलायंस के जरिए की जाएगी। ये थी 6 सुर्खियां और तफसील चंद लम्हे बाद। और खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत में जंगजुओं की जानिब से फायर किए जाने वाले 2 रॉकेट सदारती महल के नज़दीक गिरे हैं, ताहम वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अफगान हुक्काम का कहना है कि दोनों रॉकेटों का हदफ सदारती महल था और वो उस वक्त फायर किए गए जब सदर अशरफ गनी ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीविजन पर कौम से बराह रास्त खिताब कर रहे थे। काबुल पुलिस के एक अफसर जान आगा के मुताबिक पहला रॉकेट सदारती महल के बिल्कुल नज़दीक गिरा, जबकि दूसरा रॉकेट अमरीकी सिफारत खाने और नेटो के ज़ेरे इस्तेमाल एक इमारत के नज़दीक गिरा। धमाकों की आवाज़ें सदर अशरफ गनी की तकरीर के दौरान बराह रास्त नशर हुईं, जिस पर सदर गनी ने कुछ देर के लिए अपनी तकरीर रोक दी और कहा कि अगर वो समझते हैं कि रॉकेट हमलों से अफगानों को शिकस्त देंगे तो ये उनकी भूल है। काबुल के जिस इलाके में ये रॉकेट गिरे वो शहर का महफूज तरीन इलाका तस्वुर किया जाता है, जहाँ सरकारी दफातर और गैर मुल्की सफारत खाने वाक़े हैं। ताहम वाक़े के कुछ देर बाद अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने सहाफ़ियों को बताया कि तमाम हमलावर मारे जा चुके हैं, जबकि उनके साथ मुकाबले में 2 अफ़गान सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। और चीन ने ईरान से खाम तेल खरीदने का फैसला एक ऐसे वक्त पे किया है जब फ्रांस की एक बड़ी ऑयल कंपनी टोटल समेत अक्सर यूरोपीय कंपनियों ने वाशिंगटन की जानिब से रद्द अमल के खौफ से ईरान से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। चीन ने अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए वहां से खाम तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे ईरान की डगमगाती हुई मईशत को नई जिंदगी मिल गई है।
چین نے ایران سے کروڈ آئل خریدنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت پر کیا ہے جب فرانس کی ایک بڑی کمپنی اور تمام دوسری کمپنیوں نے بھی ایران سے اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ ایرانی تیل پر امریکی پابندیوں کا اطلاق نومبر سے ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل اپنی کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹرنبل نے منگل کے روز اس وقت اعتماد کا ووٹ مانگا تھا جب ایک روز پہلے انہوں نے ملک کی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی ملکی حد کو قانونی حیثیت دینے کے منصوبے کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد اعلان کیا تھا جب ان کی پارٹی کے سخت گیر موقف رکھنے والے کنزرویٹوز نے بغاوت کر دی تھی۔ امریکہ میں نومبر کے وسط مدتی انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ ریپبلکنز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو 42% کی اوسط پر قائم ہے۔ دو نئے جائزوں کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف 40% کے کم درجے پر رہا ہے۔ گیلپ کے ہفتہ وار تجزیے میں یہ 42% ہے جبکہ 52% نے ان کی صدارتی کارکردگی کو مسترد کیا ہے۔ تاریخی طور پر صدر کی جماعت وسط مدتی انتخابات اس صورت میں ہار جاتی ہے اگر مقبولیت کا گراف 50 درجے سے نیچے ہو۔ صدر بل کلنٹن اور صدر براک اوباما دونوں نے وسط مدتی انتخابات میں ایوان کی 50 نشستیں ہار دی تھیں جبکہ ان کی مقبولیت کا گراف اس وقت ٹرمپ کی مقبولیت سے بہتر تھا۔ 19 اگست کو انسانی ہمدردی کا بین الاقوامی دن منایا گیا۔ ہر سال یہ دن انسانی ہمدردی کے ان کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو کرۂ ارض پر انتہائی سخت بحرانوں میں گھرے ہوئے ہزاروں انتہائی مایوس لوگوں کی مدد کے دوران ہلاک ہوئے۔ اس سال جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اس عالمی ادارے پر 19 اگست سن 2013 کو کیے جانے والے بم دھماکوں کی 15ویں برسی کے موقع پر ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ اگرچہ یہ اس عالمی ادارے پر بڑے پیمانے پر کیا جانے والا پہلا دہشت گرد حملہ تھا، تاہم یہ آخری حملہ نہیں تھا۔ اس موقع پر ایک ویڈیو میں عراق میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سرگے ویڈیو میلو کے ترجمان احمد فوزی نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے چہرے ہیں۔ ان کا پس منظر مختلف ہے لیکن ان سب کا ایک ہی ویژن ہے۔ وہ ہمارے اصولوں سے وابستہ تھے اور انہوں نے پوری زندگی ہمارے اصولوں پر عمل درآمد کی کوشش کی جن میں پرتشدد اور مستقل طور پر رخنہ اندازی کی گئی۔ امریکہ نے ملک میں مقیم نازیوں سے ساز باز کرنے والے آخری شخص کو ملک بدر کر کے جرمنی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے برسوں سے قانونی، سفارتی اور سیاسی دباؤ تھا۔ جیک یو پولچ 1949 میں امریکہ آنے کے بعد سے نیو یارک شہر کے کوئنز کے علاقے میں رہ رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن عہدیداروں نے منگل کی صبح ملک بدری کے احکامات جاری کیے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ 95 سالہ پولچ کو کس قانونی کارروائی کا سامنا جرمنی میں کرنا پڑے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔